हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पति के बिना कैसी हो गई कनिका की जिंदगी। सुनो, तुम वापस आ जाओ जलज, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और हमारे बच्चे को भी। तुम लौट आओ प्लीज़। विलाप करती कनिका पति जलज के पार्थिव शरीर से लिपट गई। बड़ी ननद राखी ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन कनिका ने जलज का हाथ नहीं छोड़ा। राखी ने लाचारी से अपनी माँ माधवी की तरफ देखा। माधवी शोक संतप्त महिलाओं की भीड़ में से उठकर आई और पति को अंतिम पलों में निहारती कनिका को झटके से खींचकर उससे अलग कर दिया। कनिका को लगभग घसीटती हुई माधवी भीतर ले आई। हमेशा चहकने वाला जलज आज कितना शांत लेटा हुआ है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। कनिका और उसके गर्भ में पल रहे 2 माह के अपने बच्चे से भी कैसे उसका मोह एक झटके में ही भंग हो गया। अभी 5 साल भी नहीं हुए थे उसकी शादी को, और ये वज्रपात 30 वर्ष की उम्र में तो कनिका की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई, और उसने इसी उम्र में इश्क के लाल से लेकर वैधव्य के सफ़ेद रंग तक सब कुछ देख लिया। कनिका कैसे स्वीकार कर ले नियति के इस कठोर फैसले को, लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं है। जलज की पार्थिव देह की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे छोटे भाई पंकज ने अपना सिर मुंडवाकर बड़े भाई को आखिरी भेंट दी। माधवी और राखी बार बार बेसुध होती कनिका को पकड़कर पति के अंतिम दर्शनों के लिए लाईं, तो कनिका का दारुण क्रंदन सुनकर उपस्थित जन समुदाय भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बिंदी तो आंसुओं के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। राखी ने निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियां भाई के सिरहाने फोड़ दी। माधवी ने पांव की बिछिया निकालकर फेंक दी। कनिका चाह कर भी विरोध नहीं कर पाई, नहीं कह पाई कि जलज को बहुत शौक था उसे भर भर हाथ चूड़ियां पहने देखने का। कोई जाकर देखे तो सही कि उसकी ड्रेसिंग टेबल कैसे अटी पड़ी है रंग बिरंगी चूड़ियों से। लेकिन शब्द निशब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदा दी, हर आंख नम हो आई। कनिका दहाड़ मारकर नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद कनिका को होश आया तो उसने खुद को महिलाओं से घिरा पाया। उसने घबराकर अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। वो इस भयावह हकीकत का सामना करने से कतरा रही थी। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी, जलज ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा था। हाँ बाबा, और हाँ, तुम भी पहुँचते ही फ़ोन कर देना। जवाब में कनिका भी मुस्कुराई और जलज ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। कनिका अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बरसों से चला आ रहा ये संवाद आज भी दोनों के बीच रिपीट हुआ था, लेकिन तब कनिका कहाँ जानती थी कि ये उनका आखिरी संवाद होगा। इससे पहले कि रोज़ की तरह जलज का ऑफिस पहुंचने का फ़ोन आता, कनिका के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो जी, मैं मयंक बोल रहा हूँ। क्या आप जलज जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज़ की गंभीरता से कनिका सहम गई। जी, वो मेरे पति हैं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? कनिका की छठी इंद्रिय उसे अशुभ संकेत दे रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर संजीवनी हॉस्पिटल आया हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। मयंक ने एक सांस में सब कह डाला। कनिका तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऑटो में बैठते ही उसने पंकज को फ़ोन कर दिया और तुरंत आने को कहा। भागते दौड़ते वो हॉस्पिटल पहुंची। पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कनिका पथिराई सी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करती रही। अब तक बात सब जगह फैल गई थी। जलज के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी मदद से जलज की बॉडी को एम्बुलेंस से घर लाने की कवायद हुई। कुछ महिलाएं कनिका को घर ले आईं और फिर जो कुछ हुआ वो तो अब तक कनिका की आंखों से रिस ही रहा है। वो लोग आ गए, चलो पहले कनिका नहा ले, फिर एक एक कर बाकी तुम लोग भी नहा लो। माधवी ने राखी को इशारा करके कनिका को बाथरूम में ले जाने को कहा।
कनिका अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी पहनना, कोई लैस वैस या गोटा किनारी ना लगी हो, ये ज़रूर देख लेना। माधवी का ये स्वर सुनकर कनिका सोच में डूब गई। कच्चा पक्का तो कभी सोचा ही नहीं। जलज तो उसे हर रंग के कपड़े लाकर देता था, काले से लेकर सफ़ेद तक। किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। माधवी ने आकर एक बैंगनी रंग की प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। कनिका बाथरूम की तरफ चल दी। शीशे में अपना चेहरा देखकर कनिका डर गई। सूनी मांग माथे का चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और शीशे पर तौलिया डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। माधवी और राखी किसी खास मंत्रणा में मशगूल थीं। कनिका किसी मूर्ति सी लॉबी में जड़ बैठी हुई थी। वो रोते रोते थक चुकी थी। अब उसका शरीर आराम करना चाहता था, लेकिन माधवी ने कहा था, बिना मुझसे पूछे कोई काम न करना। ऐसा न हो किसी की नासमझी के कारण दिवंगत आत्मा को कष्ट हो। इसीलिए कनिका सास की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। माधवी की आवाज़ सुनकर कनिका अपने कमरे की तरफ चली। बेड पर नहीं, तुम यहीं लॉबी में बिछी दरी पर सोना, यही रिवाज है, माधवी ने कहा। कनिका भी कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की शक्ति खो चुकी थी। उसने सूनी सूनी आंखों से सास की तरफ देखा और बिना तकिया ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आंख खुलते ही कनिका का जी मिचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्कुट चाय के साथ खा लेना, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कही हिदायत याद आते ही कनिका रसोई की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज़ को। गौग्रास से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। सास की कड़कती आवाज़ सुनते ही बिस्कुट का डिब्बा उठाती कनिका के हाथ कांप गए। क्या ये वही माँ जी हैं जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनोहार करके चाय बिस्कुट खिलाती थी? सास का ये रूप देखकर कनिका विस्मित थी। वो चुपचाप रसोई से बाहर आ गई और लॉबी में बिछी दरी पर बैठ गई। रसोई धोई गई, फिर खाना बना। पहले गौग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। ये सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियाँ करती कनिका बेहाल हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। दोपहर बाद राखी उसके लिए एक प्लेट उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी 2 रोटी लेकर आई। मन हो ना हो, लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी ज़्यादा जब शरीर में एक और शरीर पल रहा हो। कनिका ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई सी आ गई। जलज कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसके आंखें फेरते ही सबका नज़रिया एक ही दिन में कितना बदल गया। जो माँ जी उसे खा ले कहती नहीं अघाती थी, वो आज देख भी नहीं रही कि वो खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसुओं और 2 घूंट पानी के साथ कनिका ने 2 कौर किसी तरह निकलकर प्लेट एक तरफ सरका दी। कनिका 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब राग रंग भस्म हो जाता है, समझी? माधवी ने उसकी जूठी प्लेट की तरफ नज़र डाली और राखी को प्लेट उठाने का इशारा किया। फिर पंडित जी को क्यों 56 भोग खिलाए जा रहे हैं? कनिका ने अपने मन में उठे सवाल को वहीं का वहीं दफन कर दिया। सोच में सिर्फ एक ही बात थी, कहीं जलज की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। पहाड़ से दिन काटे नहीं कट रहे थे। कनिका को हिदायत थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और पक्के रंग के कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाए। उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री न देख ले या कोई पुरुष उसे छू न जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघे तौलिए तक को सबसे अलग रखा जाता था। दिन भर शोक जताने वालों का आना जाना लगा रहता था। कनिका को हर एक के सामने अपना कलेजा चीरकर दिखाना होता था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आने जाने वालों की संख्या से कनिका को अंदाज़ा हो गया था कि समाज में जलज का कद कितना बड़ा था। दूर दूर से उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे थे। कुछ कनिका तक पहुंच पाते तो कुछ बाहर
पुरुषों की बैठक से ही लौट जाते थे। भाभी, ये जलज भैया के फेसबुक फ्रेंड हैं, महेश, हरिद्वार से आए हैं। राखी के ये कहने पर घुटनों में सिर दिए बैठी कनिका ने मुंह उठाकर देखा। जलज के ही हम उम्र दो युवक नम आंखें लिए हाथ जोड़े खड़े थे। एक युवक विदेशी लग रहा था। कनिका ने भी हाथ जोड़कर अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। भाभी जी, जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे सहेजने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जलज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बेशक हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। महेश कनिका के पास बैठ गया। ये मेरा दोस्त सैम है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है, भारतीय दर्शन पर शोध कर रहा है। असल भारत की परंपराएं और रीति रिवाज जानने की जिज्ञासा लिए गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहता है। इसे भी मैं अपने साथ ले आया। महेश ने आगे कहा तो कनिका ने सैम की तरफ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। कनिका ने देखा भूरे बालों वाले सैम ने अपने कान पर पियर्सिंग करवाकर सोने की बाली पहन रखी है। दाहिने हाथ की कलाई और बाएं हाथ की भुजा पर विदेशी भाषा में लिखे कुछ शब्दों के टैटू बनवा रखे थे, जिनके अर्थ कनिका की समझ से परे थे। हौजरी की पतली सी सफ़ेद टी शर्ट और फुली रग जीन्स में वो सचमुच सबसे अलग दिख रहा था। माधवी की चुभती दृष्टि महसूस कर कनिका ने सैम पर से अपनी निगाहें हटा ली और फिर से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। तभी कनिका को उबकाई सी आई और वो भागकर वॉश बेसिन की तरफ गई। उल्टी करके पलटी तो देखा कि सैम पानी का ग्लास लिए खड़ा था। कनिका को सैम की ये हरकत अजीब लगी, लेकिन उसे सैम के कोमल हृदय होने का आभास अवश्य हो गया था। उसने चुपचाप पानी के 2 घूंट लिए और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। महेश जी, आप लोग खाना खा लीजिए। राखी महेश और सैम को खाने के लिए ले गई। सैम ने कनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, आपने खाया? कनिका से उसे कोई प्रत्युत्तर का भाव नहीं मिला। महेश की ट्रेन दूसरे दिन सुबह की थी। पूरे 20 घंटे सैम को कनिका के घर ही रहना था। उसकी आंखें हर गतिविधि का भरपूर अवलोकन कर रही थीं, लेकिन भाषाई समस्या के कारण वो अधिक कह सुन नहीं पा रहा था। बार बार कनिका की तरफ उठती उसकी आंखों में कनिका के प्रति सहज संवेदना झलक रही थी। एहसासों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता कहाँ होती है। रात को खाना खाने के बाद शिष्टाचारवश जब सैम अपनी जूठी प्लेट सिंक में रखने गया तो उसे माधवी और राखी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हिंदी की समझ न होने के कारण उसे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ शब्द जैसे अबॉर्शन, कनिका आदि से उसने अनुमान लगाया कि ये बातें या फिर पारिवारिक फैसले शायद कनिका को लेकर हो रहे हैं। कनिका के प्रति उसकी सहानुभूति और भी अधिक गहरी हो गई। भाभी, हम चलते हैं। आप अपना और हमारे भाई की निशानी का ख्याल रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर बेहिचक याद कर लेना। महेश अगली सुबह कनिका से विदा लेने आया। उसके पीछे हाथ जोड़े सैम भी खड़ा था। कनिका मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंगूठे से जमीन को रेतती रही। भाई की निशानी पता नहीं बचेगी भी या नहीं, सैम मन ही मन सोच रहा था। जलज की 13वीं में कनिका के ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे। औपचारिकता वाली बातें सुन सुनकर आप थक चुकी होंगी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेंगी? कनिका के बॉस असद ने पूछा। इस बारे में हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है। फिलहाल 6 महीने तो भाभी कहीं आना जाना नहीं करेंगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। कनिका के मुंह खोलने से पहले ही राखी बोली, कनिका जी, जो भी फैसला करना हो सोच समझकर कीजिएगा। आपका एक निर्णय आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो सकता है। असद ने उसे सचेत किया, लेकिन कनिका तो अपने दुख में इतना डूब चुकी थी कि उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। बस मशीन की तरह जो भी आदेश उसे दिया जा रहा था वो किए जा रही थी। अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि उसके हट या नादानी के कारण उसके जलज की आत्मा को कोई कष्ट न पहुँचे। कनिका, आज शोक उतारने की रस्म होगी। तुम्हें अपने मायके जाकर वापस आना है। वहाँ नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। और हाँ, याद रखना,
तुम्हारा मुंह कोई सुहागन स्त्री न देखे, तुम्हारी माँ भी नहीं, वरना अपशकुन होगा। माधवी ने एक रोज़ उससे कहा। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, उसका मुंह भला माँ के लिए अशुभ कैसे हो सकता है। कनिका विस्मित थी, लेकिन तर्क वितर्क करना तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। जलज को गए महीना हो चला था। कनिका के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था कि जब तब आंखों के रास्ते बरस पड़ता था। कनिका किससे अपने दिल का हाल कहे, किससे जलज की यादों को साझा करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास की दुनिया के लोग भी उससे कटे कटे जैसे रहते थे। माधवी तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी, सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वो सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी, मोबाइल हाथ में लिए बस सर्फिंग करती रहती। एक दिन फेसबुक पर सैम की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर कनिका को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग मी एज फ्रेंड। तुरंत ही मैसेंजर पर सैम का मैसेज उभरा। कनिका बिना कोई रिप्लाई दिए ऑफलाइन हो गई। हेलो, हाउ आर यू? हैव यू स्टार्टेड ऑफिस? कैन वी चैट ऑन फोन? प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर। दूसरे दिन सुबह सैम के इतने सारे मैसेज देखकर कनिका मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपना मोबाइल नंबर उसे मैसेज कर दिया। रात 11 बजे जब सब सो गए तब कनिका ऑनलाइन थी। मे आई कॉल यू? सैम का मैसेज दिखाई दिया। ओके। कनिका ने रिप्लाई करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मोबाइल घर घर आया। अनजान नंबर था। कनिका ने कॉल रिसीव की। ये सैम ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातें हुई। कनिका को सैम से बात करके अच्छा लगा। आगे भी टच में रहने की अनुमति लेने के बाद सैम ने फ़ोन रख दिया। अब हर रोज़ देर रात सैम के फ़ोन आने लगे। कनिका को भी उसके कॉल्स का इंतज़ार रहने लगा था। सैम टूटी फूटी हिंदी में उससे पूरे दिन का ब्यौरा पूछता और कनिका टूटी फूटी इंग्लिश में उसे बताती। हो सकता है ये बातचीत सैम के लिए उसके शोध का एक हिस्सा मात्र हो, लेकिन कनिका उससे बात करके बेहद तनाव मुक्त महसूस करती थी। अनजान व्यक्ति के सामने खुलना वैसे भी काफ़ी राहत भरा होता है, क्योंकि यहाँ राज के जग जाहिर होने का भय नहीं होता। जलज तो अब रहे नहीं। कनिका को यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन बेटी से मिलने आए कनिका के माँ पापा ने माधवी से इजाज़त मांगी। कनिका भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ दिनों बाद पंकज इसे आपके पास छोड़ आएगा, माधवी ने कुछ सोचते हुए कहा। कनिका के माँ पापा खाली हाथ लौट गए। क्यों ना कनिका को जलज के नाम की चुनरी ओढ़ा दी जाए, बात घर की घर में ही रह जाएगी। एक रात माधवी ने पति रमेश से जिक्र किया। रमेश को भी पत्नी की बात में दम लगा, लेकिन क्या पंकज और भाई साहब इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके भी तो अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। कौन जाने पंकज ने किसी को पसंद ही कर रखा हो, रमेश ने आशंका जताई। मैं कल पंकज से बात करके देखती हूँ, माधवी ने पति को आश्वस्त किया। चाची, मैं भाभी को अपनाने के लिए सोच तो सकता हूँ, लेकिन ये बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चे को लेकर आज भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला मेरी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए नासूर बन सकता है। ये किसी के भी हित में नहीं होगा, ना मेरे, ना कनिका और ना ही बच्चे के। पंकज ने व्यवहारिकता भरा अपना मत स्पष्ट किया। तो ठीक है ना, अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं किसी डॉक्टर से बात करके इसे अबॉर्ट करवाने की व्यवस्था करती हूँ, माधवी ने कहा। सुनते ही कनिका के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अनजाने ही फैमिली मीटिंग में उठे इस मुद्दे पर हो रही बहस उसके कानों में पड़ गई थी। सैम, आई एम इन ट्रबल, माई फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू अबॉर्ट माई बेबी, रात में कनिका ने सिसकते हुए सैम को फ़ोन पर बताया। Oh my God, how can they do this? Kanika, my dear, I am feeling so helpless. But listen, you should go to your mom. She must help you. सैम ने कनिका को अपनी मजबूरी तो बताई, लेकिन साथ ही उसने रास्ता भी सुझा दिया। दूसरे दिन कनिका ने अपनी माँ को फ़ोन करके मायके जाने की इच्छा जताई और 2 दिनों बाद ही उसके पापा उसे ससुराल से ले गए।
वैसे कनिका, तुम्हारी सास और पंकज का फैसला मुझे व्यवहारिक लगता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे तो और हो जाएंगे, तुम्हें पंकज के फैसले में सहयोग करना चाहिए। माँ ने भी जब कनिका को दुनियादारी समझाने की कोशिश की तो वो टूट गई। प्लीज सैम, जस्ट गाइड मी। वॉट शुड आई डू नाउ? आई वॉन्ट टू कीप माई चाइल्ड। रात को कनिका सैम से बातें करते हुए फफक पड़ी। वुड यू लाइक टू मैरी मी? आई विल एक्सेप्ट दिस बेबी। सैम ने बिना किसी लाग लपेट के कहा तो कनिका चौंक गई। आर यू ओके? यू नो वॉट यू से? कनिका ने पूछा। येस, आई नो वॉट आई सेड। सैम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ओके, देन कम टू मीट माई फैमिली। कनिका ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसे आमंत्रित किया। अगले ही सप्ताह सैम और महेश कनिका के घर आए। तुम पागल हुई हो कनिका, तुम जानती भी हो कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। सैम तो आज यहाँ है, कल अपने देश चला जाएगा। क्या तुम हमसे दूर पराए देश में रह पाओगी? कहीं तुम्हारे प्रति सैम का मन बदल गया तो हम तुम्हारी मदद करने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पापा ने उसे समझाया। कल किसने देखा है पापा? क्या हमने जलज को लेकर कभी ये कल्पना की थी कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना, तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए पापा। ये जलज की आखिरी निशानी है। कनिका लगभग रो पड़ी थी। पापा निशब्द थे। कमरे में सिर्फ कनिका की सिसकियां गूंज रही थी। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी में साथ नहीं दे सकते कनिका। जान ना पहचान, ऐसे ही कैसे किसी परदेसी के साथ शादी के तुम्हारे फैसले को मान लें। तुम खुद भी सैम को कितना जानती हो। एक बार तो उजड़ चुकी हो, दोबारा दोबारा उजड़ता वह नहीं देख पाएंगे। बेहतर है तुम पंकज के बारे में ही सोचो। बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। माँ ने भी शब्दों को कठोर करते हुए पापा की हाँ में हाँ मिलाई। बात नहीं बनी। ना तो कनिका मम्मी पापा के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाई और ना ही भाषा की समस्या के कारण सैम उनका भरोसा जीत सका। महेश की मध्यस्थता भी काम नहीं आई। दोष किसी का भी नहीं कहा जा सकता। बेटी के माँ बाप थे, फिक्रमंद होना लाजमी था। सभी माँ बाप शायद ऐसे ही होते होंगे। सैम को निराश ही वापस लौटना पड़ा। बातें पाँव भले ही ना हों, लेकिन उनकी गति बहुत तीव्र होती है। कनिका और सैम के बारे में जब उसके ससुराल वालों को पता चला तो बहुत बवाल मचा। सास ने तो कुलच्छनी कहते हुए उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। कनिका अकेली ज़रूर हो गई, लेकिन कमज़ोर नहीं। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। हालांकि माँ अब भी चाहती थी कि कनिका पंकज से शादी करके उसी घर में वापस चली जाए। आखिर देखा भाला परिवार है, अनहोनी तो किसी के भी साथ हो सकती है। इधर कनिका के गर्भ का आकार बढ़ता जा रहा था और उधर उस पर माँ का दबाव भी। दबाव था पंकज से शादी करने और बच्चा गिराने का, लेकिन कनिका किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकी। तनाव अधिक बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने लगी। सैम का शोध कार्य लगभग पूरा होने को ही था। इसके बाद यदि वो चाहे तो उसे स्थायी तो फिलहाल नहीं, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहीं यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी। किसी और को भरोसा हो ना हो, कनिका को उस पर पूरा भरोसा था। प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। बच्चे की दादी ने तो उससे नाता तोड़ ही लिया था। नानी भी कनिका के पास नहीं थी। सैम और महेश ने ही आकर सारा काम संभाला। कनिका ने बेटी को जन्म दिया। उस नर्म सी बच्ची को गोद में लेकर सैम आश्चर्य से अपनी भूरी आंखें चौड़ी कर रहा था। इज़ दिस रियली माइन? सैम ने बच्ची को चूमते हुए कहा। किसके साथ किसका रिश्ता कब और कैसे बन जाता है कोई नहीं जानता। बीज किसने डाला और फल किसके हाथ लगा, सब संयोग की बातें हैं। ये सोचकर कनिका मुस्कुरा दी। सैम, कनिका और ये बच्चा मेरे दोस्त की निशानी है। इन्हें हिफाजत से रखना मेरे दोस्त। महेश ने सैम को गले लगाकर नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। सैम कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि अब कनिका उसकी हो चुकी है। उसने कनिका को बाहों के घेरे में ले लिया। कनिका ने मुस्कुराकर अपना हाथ एक तरफ सैम और दूसरी तरफ बच्ची के इर्द गिर्द लिपटा लिया। बंद आंखों से खुशी की बूंदें छलकने लगीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी,
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।